हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑटिज्म एंड म्यूजिक। मैं हूं कोमल ठाकुर, पेरेंटिंग एंड ऑटिस्टिक चाइल्ड। और मेरा ऑटिस्टिक बच्चा अभी 12 इयर्स का हो चुका है, जिसको माइल्ड ऑटिज्म और माइल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का डायग्नोसिस मिला हुआ है। इवन उसको ADHD का डायग्नोसिस भी मिल चुका है। आज के इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि ये जो स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पे लगाया है, ये एक ऑटिज्म पेरेंट का कमेंट था जो मेरे पास आया था। ये कमेंट इतना बड़ा है कि इसको मुझे 2 स्क्रीनशॉट में डिवाइड करना पड़ा। इस कमेंट को जब आप डिटेल में पढ़ेंगे, जो कि मेरी गुजारिश है, बिना इस कमेंट को रीड किए प्लीज़ आगे का वीडियो आप मत देखिए, क्योंकि तब शायद आप अच्छे से रिलेट नहीं कर पाएंगे चीज़ों को। इस कमेंट को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। पहले पॉज कीजिए, इस कमेंट को पढ़िए, फिर आगे का वीडियो देखिए। इस कमेंट में आपको एक ऑटिज्म पेरेंट की जो व्यथा है, जो स्ट्रेस है, जो फ्रस्ट्रेशन है, वो फील होगी। और जिस तरह से इन्होंने कमेंट में ये सब चीज़ों को एक्सप्लेन किया हुआ है, इन्होंने मुझसे गुजारिश की थी कि कमेंट भले ही लंबा है लेकिन आप ज़रूर पढ़िएगा, और मैंने बिल्कुल डिटेल में इस चीज़ को पढ़ा था। जो कोई भी पेरेंट इस कमेंट को पढ़ेगा गाइस, वो यही समझेगा कि ये तो मेरी ही स्टोरी है। क्यों? क्योंकि इस कमेंट में जो कुछ भी डिस्क्राइब किया गया है वो 70% ऑटिज्म पेरेंट की जो मेंटल सिचुएशन है, जो सोच है, वो यही है। और इसका जो रीज़न है क्यों हम लोग इस मेंटल स्टेट में जा रहे हैं, इसका रीज़न कहीं ना कहीं सोशल मीडिया भी है गाइस। सोशल मीडिया का आज ये बेनिफिट है कि जो थेरेपी आप लोगों को 500, 1000 पर सेशन देके मिलती थी, वो आज आपको फ्री में मिल जाती है। इतनी सारी गाइडेंस, ऑटिज्म के बारे में सारा नॉलेज आपको घर पे मिल जाता है। ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। और नेगेटिव पॉइंट ये है कि कई बार कुछ गलत मोटिवेशन भी आप लोगों को मिलती है, गलत इंस्पिरेशन भी मिलती है। कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जिनके बारे में कोई चैनल बात नहीं करना चाहता है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताती हूँ यहाँ पे बात किसके बारे में हो रही है और मैं क्या आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। बिलीव मी, इस वीडियो को देखने के बाद आपके दिमाग में काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, और इस वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी है। और ये जो कुछ भी मैं आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करूँगी, खुद मेरे साथ भी ये चीज़ें हुई हैं, शुरू से डील कर रही हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं गाइज ऑटिज्म में। सबसे पहला तो फैक्ट जो रिसर्च बेस्ड है, जो प्रूव्ड है, जिसमें कोई डाउट नहीं है कि ऑटिज्म में बहुत कम ऐसे बच्चे हैं जिसको हम लोग सो कॉल्ड बोलते हैं कि हाई फंक्शनिंग ऑटिस्टिक बच्चे जो हैं, जिनका IQ नॉर्मल होता है, नॉर्मल से भी ज़्यादा होता है, लैंग्वेज उनकी फुली डेवलप हो जाती है, थोड़े बहुत ऑटिज्म के सिम्टम्स रहते हैं जिनको बच्चा लाइफ टाइम थ्रू आउट द लाइफ उनको मैनेज कर सकता है। वो इस कंडीशन में आ जाते हैं कि वो इंडिपेंडेंट लाइफ को कैरी ऑन कर सकें। हालांकि ये नहीं बोल सकते कि हाई फंक्शनिंग ऑटिस्टिक बच्चे भी ऑटिज्म से क्योर हो जाते हैं, क्योर नहीं होते हैं। कहीं ना कहीं ब्रेन इतना ज़्यादा अफेक्टेड नहीं होता है उनका, फिर भी थ्रू आउट द लाइफ कुछ सेंसरी इश्यूज उनके साथ रहते हैं, लेकिन उनसे बच्चे को फर्क नहीं पड़ता, वो उनको मैनेज करना सीख जाता है और एक इंडिपेंडेंट लाइफ भी वो कैरी ऑन कर पाता है। लेकिन ऐसे बच्चों की जो संख्या है वो बहुत कम है, बहुत कम परसेंटेज है ऐसे बच्चों की। और इनमें से कुछ ऐसे बच्चे हैं जो सिवियर ऑटिज्म में जाते हैं थ्रू आउट द लाइफ, जिनको हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है। कई पेरेंट्स के ऐसे बच्चे होंगे टीनेज में 20, 30, 40 साल के, जिनके बच्चे सिवियर ऑटिस्टिक हैं। वो समझ सकते हैं, हैट्स ऑफ टू देम, कि वो इतने कैसे अपने बच्चों को संभालते होंगे, कितनी ज़्यादा मुश्किलों का सामना उनको करना पड़ता है। सिवियर ऑटिज्म में कुछ बच्चे होते हैं, और कुछ बच्चे जो होते हैं मॉडरेट में, माइल्ड में होते हैं। कुछ नॉन वर्बल बच्चे भी होते हैं जो थ्रू आउट द लाइफ नहीं बोल पाते हैं। कुछ बच्चे जो हैं वो लिमिटेड स्पीच में रहते हैं, नीड बेस्ड लैंग्वेज होता है उनका। तो इस तरह से ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं। ये सब एक्सप्लेन करने का मेरा मतलब ये है कि हर बच्चा उस लेवल को अचीव नहीं कर सकता है। हर बच्चा, अगर हम सोचें कि हम दिन रात मेहनत करेंगे, 24 घंटे पूरा मेहनत करेंगे, सब कुछ करेंगे, और कैसे भी करके हम अपने बच्चे को उस लेवल पे पहुंचा सकते हैं जो हाई फंक्शनिंग ऑटिस्टिक बच्चे का लेवल है। चाहे बच्चा किसी भी लेवल पे था, सिवियर ऑटिज्म में था या मॉडरेट ऑटिज्म में था, और उसको हम लोग उस लेवल पे पहुंचा सकते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है गाइस। जबकि सोशल मीडिया में इस तरह से ये चीज़ें दिखाई जाती हैं कि सिवियर ऑटिस्टिक बच्चा है या कोई भी ऑटिस्टिक बच्चा है वो उस लेवल को अचीव कर जाएगा। कैसे पॉसिबल है गाइस?
ब्रेन सिवियर ऑटिज्म में बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होता है और ब्रेन को क्योर करने का, हील करने का अभी तक कोई तरीका है ही नहीं। जो थेरेपी है वो इसके लिए है ताकि हम बच्चे को फंक्शनल बना सकें। और प्लीज प्लीज इसको नेगेटिवली मत लीजिए गाइस। यहाँ पे जो भी चीजें मैं एक्सप्लेन करूंगी आप लोगों को बेटर समझ में आएगा कि हर चीज का क्या मतलब है। तो थेरेपीज का ये मतलब होता है, थेरेपी से हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। सेंसरी इश्यूज बच्चों के काम डाउन रहते हैं, हम बच्चों को कुछ स्किल्स सिखा पाते हैं, उनको फंक्शनल बना सकते हैं। डेफिनेटली बिना एफर्ट्स के आपको ऑटिज्म में कुछ भी अचीव नहीं होगा, हमारा बच्चा कुछ भी सीख नहीं पाता है। थेरेपीज और एफर्ट्स का बहुत ज़्यादा रोल है, लेकिन हम ये एक्सपेक्ट करें कि हमारा बच्चा भी जैसे दूसरा बच्चा सब कुछ बोल रहा है, कर रहा है, बिल्कुल नॉर्मल लेवल को वो अचीव करने वाला है तो उस लेवल पे पहुंच जाएगा। वी डोंट नो ऐसा होगा या नहीं होगा, हो सकता है ऐसा ना भी हो। अब कई लोग यहाँ पे ये सोच रहे होंगे कि मैडम सिर्फ हमारे बच्चों के लिए ये सब कुछ बोल रही है, अपने बच्चे के लिए ऐसा नहीं है। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ गाइस मेरे साथ क्या हुआ था। मैं एक ऐसी मदर हूँ जिसने 7-8 साल की एज तक जब अर्नब पहुंचा, मैं तब भी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थी। मैंने 7-8 साल शुरू के जो 7-8 साल की एज थी अर्नब की, वहाँ तक दिन रात एक कर दिया। मैंने अपने आप को मैंने पूरी तरह से भुला दिया था। उसके साथ हर दिन एफर्ट करना, हर चीज़ के ऊपर एफर्ट करना, खुद का क्या आराम है, नींद है, सब कुछ भुला दिया था मैंने। लेकिन अर्नब में बहुत स्लो इम्प्रूवमेंट थी। वहीं अर्नब के साथ थेरेपी सेंटर में जो बच्चे थे, कई बच्चों को मैंने देखा कि वो अर्नब से फास्ट रिकवर कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 7-8 ईयर्स में जाके वो इंडिपेंडेंट बच्चे की तरह लग रहे थे कि वो इंडिपेंडेंट लाइफ कैरी ऑन कर सकते हैं। उन बच्चों में और मेरे बच्चे में बहुत ज़्यादा डिफरेंस था, बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। और ये फ्रस्ट्रेशन, ये स्ट्रेस ठीक इसी कमेंट की तरह हर वक्त मेरे दिमाग में नाचती रहती कि ऐसा क्या मिस कर रही हूँ मैं। जबकि मैं उन मदर्स को देखूं तो वो अपनी सोशल लाइफ भी कैरी ऑन कर रही हैं, सब इंजॉय कर रही हैं, सब कुछ है, सेम थेरेपी, सेम थेरेपिस्ट है, फिर भी उनका बच्चा फास्ट रिकवर कर रहा है। और मैं इतना एफर्ट करने के बाद, सेम थेरेपी सेंटर में सेम थेरेपी एक्टिविटीज़ हैं, फिर भी उनमें और मेरे बच्चे में इतना ज़्यादा डिफरेंस क्यों है। सो मुझे इसका जो जवाब है ना वो कहीं से नहीं मिल पा रहा था। मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रही थी कि ऐसा क्या मिस कर रही हूँ जिसकी वजह से मेरे बच्चे में वो इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही है जो बाकी बच्चों में है। अभी तक 7-8 ईयर्स में भी अर्नब फुली लैंग्वेज डेवलप नहीं कर पा रहा है। इतना बड़ा होने के बाद भी उसकी लैंग्वेज उस लेवल की नहीं हो रही है जैसी बाकी बच्चों के लेवल की है। तो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन उस टाइम मेरे दिमाग में चल रही थी। और यही वो फ्रस्ट्रेशन थी जहाँ से कहीं ना कहीं मुझे ये डाउट हुआ कि ऑटिज्म के साथ अर्नब में कुछ और प्रॉब्लम भी है। और मुझे डाउट हुआ कि अर्नब का आईक्यू भी नॉर्मल नहीं है, क्योंकि अर्नब ने 1-1, 1.5 साल, 2-2 साल लगा के बेसिक रीडिंग राइटिंग तो सीखा था, लेकिन उसके आगे उसको कॉन्सेप्ट समझने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी। और तब हमने ये डिसाइड किया था कि हम लोग उसका ये सब असेसमेंट करवाते हैं, जिसकी वजह से उसको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का डायग्नोसिस मिला था। तो जब इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का डायग्नोसिस अर्नब को मिला गाइस, तो उस टाइम पे मैं फ्रस्ट्रेटेड नहीं हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत बड़ा जो पजल है या बहुत बड़ा जो मतलब इशू है, जो चीज़ें मुझे समझ में नहीं आ रही थी वो मुझे एकदम से क्रिस्टल क्लियर हो गई। मुझे समझ में आ गया कि अर्नब के साथ जो हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है और क्यों अर्नब में और बाकी बच्चों में इतना डिफरेंस आ रहा है। सो कहीं ना कहीं उस पॉइंट पे जाके मैं थोड़ा सा रिलैक्स हो गई। और इससे पहले इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के डायग्नोसिस से पहले मैं इन चीज़ों की बिल्कुल कदर नहीं कर रही थी कि अर्नब ने बेसिक रीडिंग राइटिंग ऐसी सिचुएशन में सीख लिया जहाँ पे उसका आईक्यू भी नॉर्मल नहीं है, लैंग्वेज उसकी चलो अभी नीड बेस्ड आ गई ही है, मतलब वो वर्बल है। तब तक मैं इन चीज़ों को कदर नहीं कर रही थी कि इतना मैंने अचीव कर लिया है। लेकिन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के डायग्नोसिस के बाद मुझे उस चीज़ की अहमियत समझ में आई कि
ऐसी सिचुएशन में भी जब उसका आईक्यू नॉर्मल नहीं है, तब मुझे एकदम से वो चीज़ें समझ में आई कि क्यों उसको रीडिंग सीखने के लिए 3 से 4 साल लग गए, राइटिंग सीखने के लिए 1.5-2 साल लग गया, एक एक ऑपरेशन उसको सिखाना है, एक एक फ्रेज उसको सिखाना है, तो क्यों उसको महीने लगते थे। तो ये चीज़ें मुझे समझ में आ गई उस टाइम पे। और फिर मेरा जो एक्सपेक्टेशन का लेवल था वो ऑटोमेटिकली, फिर मैं जो भी चीज़ उसको सिखा रही थी तो हर टाइम मेरे दिमाग में ये बात थी कि अर्नब हेल्पलेस है, उसका इशू है, आईक्यू नॉर्मल नहीं है, चीज़ों को समझने में उसको बहुत मुश्किल आती है। और वही वक्त था जब मैं स्टेबल हो गई, जो भी मैं उसको सिखाती थी तो उसमें बहुत ज़्यादा पेशेंस मेरे अंदर आ गया। आप लोग बोलते हैं कि आपके अंदर पेशेंस कैसे आता है, तो इसी वजह से मेरे अंदर वो पेशेंस आया, क्योंकि तब मुझे पता था कि हो सकता है ये जो छोटी सी चीज़ मैं उसको सिखा रही हूँ, हो सकता है रिपीट कर करके वो महीने लगा देगा इसको सीखने में, लेकिन सीखेगा ज़रूर। तब मेरी ये एक्सपेक्टेशन बन गई कि शायद वो उस नॉर्मल लेवल को अचीव नहीं कर पाएगा, लेकिन जितना पास्ट में 7-8 साल जो मैंने एफर्ट्स किए हैं उसमें अर्नब ने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी हैं। तो मुझे समझ में आ गया कि स्लो में चीज़ें चलेंगी, अर्नब सीखेगा, लेकिन मुझे अपने बच्चे की कैपेसिटी का पता चल गया कि ये कैसे सीखेगा, कितना सीख पाएगा। अब इसके बारे में आपको मेरे चैनल के अलावा कहीं और जगह पे बात नहीं मिलेगी, और इसका रीज़न ये भी है कि शायद उन बच्चों के साथ वो प्रॉब्लम नहीं है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का इशू उन बच्चों को था ही नहीं। ये इशू मेरे बच्चे के साथ है, इसलिए मेरे बच्चे की लैंग्वेज नीड बेस्ड है। अभी भी 12 इयर्स की एज में वो बेसिक रीडिंग राइटिंग सीखा, मैथमेटिकल ऑपरेशन सीखा, लेकिन आगे के जो कॉन्सेप्ट हैं, स्टडी है, वो उसके लिए हार्ड है। तो आप क्या बोलोगे कि मैंने एफर्ट्स कम किए? मुझे इस चीज़ का बिल्कुल भी डाउट नहीं है, क्योंकि जितने एफर्ट्स मैंने किए हैं, दिन रात लगा के इतने साल मैंने दिए हैं, अभी भी दे रही हूँ, मुझे अपने एफर्ट्स के ऊपर कोई डाउट नहीं है। सो इस चीज़ को यहाँ से तोल के मत देखिए कि मैं इतना ज़्यादा हार्ड एफर्ट्स कर रहा हूँ फिर भी वो लेवल अचीव नहीं हो पा रहा है। प्रॉब्लम ये हो जाती है ना गाइस, जब हम लोग सही से हर चीज़ के पॉजिटिव और नेगेटिव पहलू को नहीं समझते हैं ना, तो हम अपने आप को गिल्टी समझने लगते हैं। सेम यहाँ पे ये जो मदर्स हैं, इनका जो कमेंट है, आपको पढ़ के रोना ही आ जाएगा। मुझे भी रोना ही आ गया था जब मैंने ये कमेंट पढ़ा था कि आपको ये लगता है कि यार मेरे एफर्ट्स में ज़रूर कोई ना कोई कमी है, मैं ही अच्छी मदर नहीं हूँ, मैं ही सही से एफर्ट नहीं कर पा रही हूँ, जिसकी वजह से मेरा बच्चा इस लेवल पे है। जबकि अगर इन चीज़ों को आप समझते हैं कि हो सकता है मेरे बच्चे में आईक्यू का भी प्रॉब्लम होगा, उसकी कॉग्निटिव लेवल अगर पुअर है तो उसको चीज़ों को समझने में प्रॉब्लम होगी, तो उस नज़रिए से जब आप अपने बच्चे के साथ काम करेंगे, जब आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी कि सामने वाला बच्चा जो है वो इतनी फास्ट रिकवर क्यों किया, हो सकता है उस पेरेंट के एफर्ट आपके एफर्ट के बराबर हों भी ना, आपने हो सकता है उस पेरेंट से कहीं ज़्यादा एफर्ट्स किए होंगे, लेकिन फिर भी आप अपने आप को गिल्टी मानते हैं। सो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप मेरे बारे में क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे, क्योंकि मैंने वही एक्सप्लेन किया है जो मेरे साथ हुआ है, हो रहा है, जो मेरे बच्चे की प्रॉब्लम है। ऑब्वियसली ये चैनल पे मैं अपने बच्चे की जो ऑटिज़म जर्नी है उसी को एक्सप्लेन करूँगी, तो डेफिनेटली मैं हर पहलू के बारे में बात करूँगी। तो यहाँ पे अब सो कॉल्ड काफ़ी ऐसे पेरेंट्स आएंगे, इवन मुझे बहुत ज़्यादा हैरानी होगी इससे हुई थी जब मैंने इससे पहले इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का वीडियो बनाया था और एक लैंग्वेज का वीडियो बनाया था, जहाँ पे मैंने पूरी तरह से फैक्ट्स के साथ ये चीज़ें एक्सप्लेन की थी कि क्यों कुछ बच्चों का लैंग्वेज फुली डेवलप हो जाता है, कुछ नॉन वर्बल रह जाते हैं और कुछ का नीड बेस्ड लैंग्वेज होता है। उस टाइम पे भी काफ़ी पेरेंट्स का और उन पेरेंट्स का मेरे लिए नेगेटिव कमेंट आया था जो शुरू से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं काफ़ी आईडीज़ को पहचानती हूं जो शुरू से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तब मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ था कि ये लोग मुझे शुरू से फॉलो कर रहे हैं, फिर भी ये मेरा इंटेंशन जो है उसको वो समझ नहीं पाए। उस टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ था और कहीं ना कहीं इस टॉपिक को मैं हमेशा फिर उसके बाद मैंने इस टॉपिक के ऊपर बात करना बहुत कम कर दिया, क्योंकि मुझे तब यही लगा कि अगर जो लोग मुझे शुरू से फॉलो कर रहे हैं वही मेरा इंटेंशन समझ नहीं पा रहे हैं तो फिर मैं क्यों एक्सप्लेन करूं। लेकिन आज जब ये कमेंट मेरे पास आया तो फिर से मेरे अंदर ये आवाज़ उठी कि जब मेरे बच्चे के साथ ये प्रॉब्लम है तो मुझे इस चीज़ को सामने रखना चाहिए जिससे कि ऐसे पेरेंट्स की हेल्प हो,
जो दिन रात स्ट्रेस और डिप्रेशन में घुलते जा रहे हैं कि बेअथा मतलब इतने ज़्यादा एफर्ट्स करने के बाद भी हमारा बच्चा जो है वो एक अच्छे लेवल पे नहीं आ पा रहा है या नॉर्मल बच्चा नहीं बन पा रहा है। सो इस टॉपिक के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी था। आई होप कि आप मेरे इंटेंशन को समझ पाएंगे गाइस। इस वीडियो का ये मोटिव बिल्कुल नहीं है कि मैं आपको डीमोटिवेट करूं। मैं अब भी यही कहूंगी कि आपके एफर्ट्स का अहम रोल है। एक पेरेंट्स के, थेरेपिस्ट का नहीं बोल रही हूं मैं, एक पेरेंट्स के एफर्ट्स का अहम रोल है ऑटिज्म में। मैं उन एफर्ट्स से डिनाई नहीं कर रही हूं, लेकिन आपको ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी कि ऑटिज्म एक स्पेक्ट्रम है और स्पेक्ट्रम का जो मीनिंग है वो यही होता है कि हर ऑटिस्टिक बच्चा जो है उसकी कैपेसिटी अलग अलग होगी। तो वहाँ से आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि मेरे बच्चे की जो कैपेसिटी है उस हिसाब से मैं उसे क्या सिखा सकती हूँ या मेरा बच्चा क्या सीख पाएगा। मुझे पता है कि आगे अर्नब एकेडमी कितना अच्छा नहीं कर पा रहा है। 5th तक तो ठीक था, 6th में अभी उसको इतना ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है। मुझे पता है कि एकेडमी का आगे अगर मैं फोर्स भी करूँगी तो शायद उसके ऊपर फालतू का बर्डन ही आएगा। मेरे लिए इतना काफ़ी है कि जो बेसिक रीडिंग, राइटिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन उसने सीखे हैं उससे उसका गुजारा चल जाएगा। तो अब मुझे ये देखना है कि अब उसकी क्या कैपेसिटी है, आगे वो क्या सीख सकता है जिससे कि ज़्यादा फंक्शनल मैं उसको बना सकूं। मुझे पता है उसका ध्यान खाने की तरफ, कुकिंग की तरफ ज़्यादा जा रहा है। खाना उसको पसंद भी है, बनाना उसको पसंद भी है। मुझे पता है उसका जो रुझान है वो सिंगिंग की तरफ ज़्यादा जा रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है अब मैं उसी हिसाब से डिसाइड करूंगी। अगर मैं ये जिद पे अड़ी रहूंगी कि नहीं मेरा बच्चा भी एकेडमी करेगा, वो भी अच्छे नंबर लाएगा, वो भी एकेडमी करेगा, ज़बरदस्ती उसको दिन रात मैं बिठा के रखूंगी, करो करो करो, रट्टा मारो 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 करो, तो मुझे पता है उससे मुझे कुछ हासिल नहीं होगा। उसके चक्कर में जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, सिंगिंग है, कुकिंग है, काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो वो कर सकता है, जो आके जाके उसको हेल्प करेंगी, वो चीज़ें हम टोटली इग्नोर कर देते हैं गाइस। ये गलती मत करो आप, ये गलती आप मत करो। मैं आपको पहले से बोल रही हूँ कि अपने बच्चे की जो कैपेसिटी है उस हिसाब से देखिए कि मेरा बच्चा क्या बेटर कर सकता है। जो चीज़ें नहीं हो रही हैं आपके इतने ज़्यादा एफर्ट्स करने के बाद भी, तो उस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए कि मे बी मेरा बच्चा जो है वो इसके कैपेबल नहीं है, तभी इतने ईयर्स के एफर्ट्स के बाद भी वो उस चीज़ को नहीं समझ पा रहा है, तो हम दूसरी चीज़ों की तरफ जाएंगे। सो मैं पूरी ऑनेस्टी के साथ आप लोगों के साथ अपनी जर्नी शेयर करती हूँ गाइस, जो कुछ भी मेरे साथ है, जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है, क्योंकि मुझे पता है कि आप जब सोशल मीडिया पे किसी भी इन्फ्लुएंसर को फॉलो करते हो तो कहीं ना कहीं वो इन्फ्लुएंसर जो भी कह रहा है, जो भी कर रहा है अपनी लाइफ में, तो जो व्यूअर है उसको फॉलो करने की कोशिश करता है। सो मैं नहीं चाहती हूँ कि इस चैनल से कुछ भी आप लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन जाए। मैं हमेशा यही चाहूँगी कि मैं आपको एक पॉजिटिव वे में गाइड कर सकूँ। जहाँ पे मुझे दिख रहा है कि इस वजह से पेरेंट स्ट्रेस में जा सकता है, डिप्रेशन में जा सकता है, मैं उन चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश करती हूँ। अपनी तरफ से मैं हमेशा आपकी भलाई ही सोचती हूँ। अगर आपको इसमें कुछ भी नेगेटिव लगा हो, डिमोटिवेशन लगी हो, तो वंस अगेन सॉरी, लेकिन मैं इन चीज़ों को हमेशा उठाती रहूँगी। जो भी मेरे साथ हो रहा है, जो भी मेरी ऑटिज्म जर्नी में हो रहा है, मैं हमेशा उस चीज़ को शेयर करती रहूँगी। सो आई होप आप मेरे इंटेंशंस को समझेंगे और फैक्ट्स को समझना सीखिए गाइस। ऑटिज्म में हर पॉजिटिव और नेगेटिव पहलू को समझना बहुत ज़रूरी है। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो मैंने आपसे पहले ही कहा है, मोटिवेशन या नेगेटिव इन चीज़ों से मत डरिए कि मैं यहाँ से डिमोटिवेट हो रहा हूँ, यहाँ से हो रहा है। सच्चाई हमेशा कड़वी ही होती है, सही बात है ना। तो यहाँ से आपको ये चीज़ें ध्यान देनी है, हर पहलू के बारे में सोचना है। ऑटिज्म में क्या चीज़ें हैं जो हमारे लिए चैलेंजिंग है और क्या चीज़ें हैं जो हमारे बच्चे में जिनको हम लोग पॉजिटिव तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और हमेशा आप इस चीज़ को समझना सीखिए कि मेरे बच्चे का एक पर्टिकुलर लेवल है, कैपेसिटी है, उसके ऊपर अगर हम लोग उस बच्चे को स्ट्रेस देने की कोशिश करते हैं, फोर्सफुली करने की कोशिश करते हैं, उसका बिलीव में कोई बेनिफिट नहीं होता है उस चीज़ का। सो मैं यही कहूँगी गाइस, जो कुछ भी आप अपने बच्चे को करवा रहे हैं, एक ये मान के चलिए कि अगर बच्चा उस चीज़ में इंटरेस्ट ले रहा है, उसको वो समझ पा रहा है। सबसे पहले तो ये देखिए
कितना एफर्ट्स करने के बाद शुरू में आपको लगेगा कि बच्चा इंटरेस्ट नहीं लेता है किसी चीज़ में, ज़्यादा एफर्ट लग रहे हैं, वो टाइम तो रहता ही है, एक थ्रेशोल्ड टाइम जो है वो तो रहता ही है। कुछ महीने आप उस चीज़ के ऊपर वर्क कीजिए, कुछ महीनों में आपको पता चल जाएगा कि उसका 1% भी अगर बच्चे ने सीखा है, 1% में भी उसको इंटरेस्ट आ रहा है, तो हो सकता है आगे वो कर पाए। फिर देखिए कि बच्चा कितना उसको कर पा रहा है, कितना वो स्ट्रेस ले पा रहा है, उस हिसाब से आपको पता चलेगा कि आपके बच्चे की कैपेसिटी कितनी है। और ये सब चीज़ें बड़ी एज में ज़्यादा क्लियर हो जाती हैं, जब बच्चे 8-9 साल 10 साल के हो जाते हैं, क्योंकि अभी मुझे पता है कि मेरे बच्चे की जो 12 ईयर में क्या कैपेसिटी है, काफ़ी चीज़ें अभी क्लियर हो चुकी हैं। उसके लिए लैंग्वेज अभी नीड बेस्ड ही है, तो वो चीज़ें भी अब हम लोगों को क्लियर हो चुकी हैं कि उसकी जो लैंग्वेज है शायद वो फुली लैंग्वेज डेवलप करने में की कंडीशन में ना आए, लेकिन जितना स्लो इम्प्रूवमेंट हो रहा है उतना हमारे लिए काफ़ी है। सो कहीं ना कहीं अपनी एक्सपेक्टेशन को थोड़ा कंट्रोल करना ज़रूरी है अपने बच्चे की कैपेसिटी के हिसाब से। सो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और अपनी राय इस टॉपिक में कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर रखिएगा। इवन आपको नेगेटिव भी कमेंट भी करने हैं तो भी कोई बात नहीं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं उस चीज़ को भी क्लियर करने की कोशिश करूँगी कमेंट बॉक्स में अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, क्योंकि मैं आप लोगों को हमेशा अपना फ्रेंड मान के ही चलती हूँ गाइस। जहाँ पे आप नेगेटिव कमेंट भी करते होंगे, कई बार आपने देखा होगा नेगेटिव कमेंट भी आप लोग करते हैं, तो उसका भी मैं आंसर ज़रूर करती हूँ। मेरे पास ऑप्शन होती है कि मैं वहाँ से उसको रिमूव कर दूँ, लेकिन फिर भी मैं अपना पॉइंट क्लियर करती हूँ और उस चीज़ को आंसर करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आप मज़े में नेगेटिव कमेंट नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप फ्रस्ट्रेटेड हैं, किसी इशू में आप फंसे हुए हैं, इसलिए शायद आपने वो कमेंट किया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस।